अभी मुझे दिख रहे हो अच्छे से सफ़ेद बाल, काले बाल और एक्सपीरियंस लोग दिख रहे हो जो खेती कर रहे हो। बट मैंने जब चालू करी थी, जब मैं बहुत ही अनमेच्योर्ड था, जब मैंने खेती सीखना चालू करी, खेती करना चालू करी, खेती में एंट्री करते समय मेरा पहला माइंडसेट ये था कि मैं फसल कौन सी लगा रहा हूँ। हमें यह पता होना चाहिए कि मैं खेत में इस सीज़न में क्या लगाऊंगा, कितना पैसा लगेगा, वो पैसा मेरा कहाँ से आएगा, वो खेत में मैं अप्लाई कैसे करूँगा, उसका आउटपुट कैसे आएगा और वो बेचूंगा कहाँ। अगर ये साइकिल हमारे पास पूरी होगी और फिर हम खेत में एंट्री करेंगे तो शायद गलतियाँ कम होगी। इस स्टाइल में मैंने खेती चालू करी थी सन 2000 में। मेरा नाम बलराम किसान है, मैं बड़वानी मध्य प्रदेश में रहता हूँ और आपके यहाँ से शायद 800 किलोमीटर दूर है, लगभग होगा 800 किलोमीटर। मैं अभी वर्तमान में 2023 में भारत के तो हर राज्य तक पहुंचा हूं, बट भारत के बाहर भी जा रहा हूं, जहां से हमें आवेदन लेकर बुलाते हैं कि आप आइए, हमें पर्टिकुलर विषय मिलता है कि हम खेती किसानी सीखना चाहते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है किसान पाठशाला, जिसे मित्रों ने अभी मुझे इनवाइट किया है एक आवेदन लिख करके कि आप आइए हमारे यहाँ गाइडलाइन दीजिए। तो हम जा कर के सीखने सिखाने की जो चर्चा करते हैं उसका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। पूरे भारत ही नहीं, विश्व में हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम हमारे ही खर्चे से जाते हैं और सीखते भी हैं वहाँ जा कर के और सिखाते भी हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बलराम 800 किलोमीटर से आया है तो कुछ हमें सिखाने आया है। पर्टिकुलर मैं कुछ सीखने आया हूँ। अभी भैया के साथ खेत पे गया था, एक नई फसल आज उन्होंने दिखाई इस क्षेत्र की। क्या नाम बताया था? वाल, जो बड़वानी मध्य प्रदेश में नहीं होती। तो मेरा आना सार्थक हो गया है, कुछ यहाँ से सीख के जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुख्य फसलें जैसे मुझे अभी पता चली है, आपके पास कपास है, मूंगफली है, अरंडी है और केले पपीता पर भी हमें चर्चा करनी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और कोई सी फसल आपके विचार में हो जो मुझे बतलानी हो कि इस फसल पर भी थोड़ा फोकस्ड कीजिए, तो मैं अपनी बातों में उसे ले लूँगा। कौन सी फसल कर रहे हैं आप यहाँ पर? और अभी बेल्ट वाइज हॉर्टिकल्चर भी है। हॉर्टिकल्चर क्लाइमेट के हिसाब से अभी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, कौन सा है हॉर्टिकल्चर में? कौन सी फसल? मैंगो है, ओके, अनार है। अनार मैंगो, दो फसलें तो मुझे दिखी थी अभी, वो बराबर है। उसको भी हम बातों में समावेश करेंगे। पहली चर्चा है आप लोगों की मेरे साथ में। मुझे यूट्यूब पर कौन कौन देख रहा है? लगभग 50% से ज़्यादा देख रहे हैं, तो मेरे से वाकिफ़ होंगे कि मैं किस दिशा में बातें करता हूँ। मैक्सिमम हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर की पढ़ाई की बातें लेफ़्ट में जाती है और मैं राइट में जाता हूँ। तो ये ध्यान में रखना कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी या एग्रोनॉमिस्ट जो भी बोलते होंगे, शायद मैं उल्टी दिशा में ही बात करूँगा। तो इसको पचाने के लिए माइंड शार्प रखना पड़ेगा, मोबाइल को साइलेंट करना पड़ेगा और थोड़ा सा 1 से 2 घंटा मेरे लिए निकालना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे साथ में अगर आप 1 से 2 घंटा चलेंगे तो शायद हम आज की तारीख से किसान खर्चा आधा और उत्पादन ज़्यादा कम कर पाएंगे। छोटा सा स्लोगन है, किसान खर्चा आधा और उत्पादन ज़्यादा। ये किसी भी एग्रीकल्चर में आज की तारीख में इस स्लोगन को लेकर के ही हमें खेती करना पड़ेगा, वरना हमारे खर्चे के तल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। हर 6 महीने में खाद बीज दवाई का रेट बढ़ रहा है, हर साल लेबर का रेट बढ़ रहा है, हर साल ज़मीन कड़क हो रही है तो हमारे कल्टीवेशन का रेट बढ़ रहा है। सही कह रहा हूँ? फसल को मैं सेकंड नंबर पे रखूँगा, पहले नंबर पे खेती को रखता हूँ कि हम सभी मिलकर के खेती कर रहे हैं। बट खेती में मुख्य बातें क्या है? खाद बीज दवाई, कल्टीवेशन, पानी और लेबर। ये 6 स्तंभ है हमारे खेती के। और ये 6 स्तंभ में 7वें नंबर पे हमारा नाम आता है, जो हम फ्री के कोलू के बेल हैं, हमारे कोई पैसा चार्जेस लगता नहीं। हम जब भी खेत में जाते हैं कभी मोटरसाइकिल का पैसा जोड़ते नहीं। हम टिफ़िन लेके कब गए, कब भूखे गए, कब 2 बजे रात को वाल बदलने जा रहे हैं, घर में कोई चिंता कर रहा है, हमारे एकदम बेस्ट फ्रेंड की शादी है पर मुझे आज बोनी करना है, तो ये हमारे लिए सब जायज़ है। एरर में हम आएंगे तो 7वें स्तंभ की कोई बात नहीं करेगा। बट जो 6 स्तंभ है उनमें हमें
अगर ध्यान से माइक्रो सर्जरी करें तो हर 2 साल में रेट की बढ़ोतरी हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसके रेट में बढ़ोतरी नहीं हो रही। पहले क्या होता था कि मेरे नाना जी भी कहते थे, मैंने देखा था उस समय, कि एक मुट्ठी अनाज बो के आना है और एक बैलगाड़ी लेकर आना है भरकर। ये शेड्यूल था जब खेती को कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी। यहाँ पर था ये स्लोगन कच्छ में। अब उल्टा हो गया है, वो नौकरी नीचे से उठकर ऊपर आ गई है। उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, निकृष्ट कृषि। और हमारे जो मित्र वर्ल्ड वाइड किसान को जो हाईलाइट करते हैं, प्रमोट करते हैं, पोस्टर्स में दिखाते हैं, एक गमछा बांधा हुआ आदमी, फटी बनियान पहना हुआ, धोती लुंगी पजामा पहना हुआ, ऐसा ही दिखाते हैं। वो हमको लगता है कि वो किसान दिखा रहे हैं। हमारी छवि कैसी है? फटी बनियान, एक गमछा, मटमैली बनियान। मतलब कृषि के आयाम को सबसे लास्ट तबके में कुछ हम लेके गए हैं, कुछ मार्केट लेके गया है। और अब मार्केट इस तरह का बन गया है कि हमारी देखने की दृष्टि भी वैसे ही हो गई है। शायद यहाँ जितने आप बैठे हों, इनमें से कई सारों के बच्चे बाहर चले गए होंगे पढ़ने और उधर ही नौकरी ढूंढ लेंगे। ऐसा ही होगा। 1-2 मित्रों के बच्चे गए होंगे, गांव में से किसी के गए होंगे। इधर आना मत, यहाँ खेत में क्या करेगा। आज अगर आप मुझे 2 घंटा सही से दोगे, 2 घंटे, फिर आप डिसीजन लेना, जल्दी ख़त्म करना, देर से, मिनिमम 2 घंटे तन और मन से बैठना है मेरे साथ में। आ गए हो, मैं भी आ गया हूँ, तो 2 घंटे मेरे लिए निकालो। शायद आज के बाद मैं जितनी बातें किया हूँ इसमें कुछ फ़र्क आएगा। किसान खर्च आज से ही आधा हो जाएगा, उत्पादन आज से ही बढ़ जाएगा। ये राइटिंग में मैं दे दूँगा 2 घंटे के बाद में। शर्त एक ही है, तन और मन से बैठना है तो धन अपने आप आपके जेब में कल से आना चालू होगा। बराबर है। मुख्य प्रॉब्लम क्या है यहाँ की, वो अगर मुझे कुछ 1-2 शब्दों में बताओगे तो मेरी बातें चलते चलते मैं उसको इनबिल्ड करूँगा। जो फसलें अभी मैंने नाम सुना, इन फसलों को खेती करने में आपको मेन प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है, क्या दिक्कत हो रही? मैंने अभी कुछ प्लॉट तो विज़िट किए थे पपीता के, केले के, वो प्रॉब्लम्स तो मैं आपको बतला दूंगा। यहाँ की रेतीली मिट्टी है, पानी लेट होता है तो वो कड़क हो जाती है, नीचे की जड़ें सूखती है। अभी मैं ब्रदर के एक प्लाट पर गया था, पपीता में नीचे से फल पूरे खाली है, ऊपर सिर बंध रहा है। नई जो फ्लावरिंग पपीता में आ रही है वो पूरी गिर रही है। ये पपीता केला मैंने विज़िट किया है। इसके अलावा कोई सी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको मैं बातचीत में लूँ तो आप बतला सकते हैं? कपास में कुछ है, गुलाबी इल्ली कॉमन लाइन है। उसके अलावा गुलाबी इल्ली को मैं टच करूँगा, कोशिश करेंगे नहीं आएगी। और जब बारिश बंद होता है ना, पहला वो नमी ज़्यादा रहता है, बाद में धूप निकलती है तभी सूख जाता है वो। कपास डंप होता है। हाँ, ये मुख्य प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं सॉइल बोर्न डिसीज़। तान आने के बाद जब पानी आता है तो उसके बाद कपास ऐसे डंप होता है जैसे किसी ने उसको उखाड़ के वापस बिठा दिया हो। सॉइल बोर्न डिसीज़ रहती है और वो धीरे धीरे टापे में बदलने लगता है। अगर ऐसे ही चिलचिलाती धूप रही, अक्टूबर हीट कंटिन्यू रही, अगर अभी सितंबर में ज़ोरदार बारिश चली, बादल रहे, 2 से 3 दिन बारिश हो गई और फिर बाद में 8 दिन तक धूप आई, तो पौधे बैठने लग जाएंगे। ऐसा होगा ना। इसके लिए सिंपल सा इलाज है। मेरे खेत में भी यही होता था। मैं बड़वानी मध्य प्रदेश का पहला लड़का हूँ जिसने एक ही खेत में 9 साल तक कपास की खेती करी है। अंतर्वर्ती फसल मैंने लगाई नहीं थी। 35 कुंटल कपास मैंने लिया है 1 एकड़ पे। यहाँ एकड़ चलता है, बीघा चलता है? एकड़, बराबर। 1 एकड़ पे मैंने 35 क्विंटल कॉटन पकाया है 6 बाय 2 पर। लाइन से लाइन 6, पौधे से पौधा 2। इस तरह की विधि से मैं ड्रिप इरिगेशन से लगाता था। यहाँ पर क्या ग्राफ से लगता है कपास?
सर ग्राफ तो शायद 5 से 2 का ही है वैसे। 5, 2, 5, सवा 5, 1.5, नॉर्मली आ जाते हैं, छोटे में भी है। 4, 4.5, 5, 5 के अंदर 4 के ऊपर। ऐसे 5 साइड ही है। वो जमीन के हिसाब से निर्भर रहता है। सैंडी रहता है तो नजदीक रखता है, और जो नमी पकड़ने वाला जमीन है भारी, हाँ, तो उसको दूर कर देते हैं। सही बताया ये। आइए, बस आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे, अब हम चालू करेंगे। हमको आ गए थे, फोन आया। आइए आइए, जस्ट भूमिका निभा रहे थे। सही बताया अंकल ने कि रेतीली ज़मीन है तो थोड़ा पास में लगाना है, पौधों की संख्या ज़्यादा रखनी है। पानी पकड़ने वाली मिट्टी है तो दूर लगाना है। एक्चुअली किसी भी फसल के मैं थंब रूल देता हूँ और मोटी बातों में फिर आपकी फसलों को लेकर के आऊँगा। किसी भी फसल का हमें आउटपुट लेना है, खेत से बाहर कोई सी भी फसल जाएगी तो वो वज़न होकर जाएगी। कपास, केला, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मक्का, ज्वारी, बाजरा, कोई सी भी फसल खेत से निकल के बाहर गई तो उसका वज़न होगा। बराबर है? वज़न हो रहा है तो उस वज़न में क्या है? एक्चुअल में मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ कि खेती करते समय हम किस बात का ध्यान दें, रिलेट करना, और मैं जो बता रहा हूँ उसका ध्यान देना चाहिए या नहीं। हमने किसी भी फसल को बाहर लेकर गए तो जितनी फसल है, उदाहरण के लिए 20 केजी का केले का बंच है, ये जो केले का झाड़ आया, केले का झाड़ का जो बंच आया, ये कमल समझ रहे हैं ना, 20 किलो का केले का झाड़ है। अगर ये खेत से निकल के बाहर जाएगा तो इसके अंदर है क्या? यहाँ से कट के गया, इसके अंदर क्या है? अगर इस बात को हम समझ गए तो हमें ये समझ में आएगा कि हम डालें क्या, खिलाएं क्या, पौधे को दे क्या। इसके अंदर है 70% पानी, 22% बायोमास। कितना हुआ? 8% NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। 8% क्या है? यूरिया, DAP, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सभी तरह के जो फर्टिलाइज़र, ये इस 8% में है। 70% पानी है, 22% बायोमास बॉडी है। इस केले के झाड़ को हम धूप में रखकर सुखा दें, पानी को उड़ा दें, तो 22% जो सूर्य की रोशनी से मांस, मज्जा, हड्डी बनी है वो बचेगा। ऐसे ही आप मक्का में देख लो, आप बैंगन में देख लो, पपीता में देख लो, ऑन एन एवरेज ये निकल के आता है। अभी ये जो 8% है, सारे किसानों का दिमाग कहाँ लगता है कि ये 8% में मैं क्या करूं। मैं पहले ये कहना चाह रहा हूं कि हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है, कम खर्चे में उत्पादन ज़्यादा लेना है, तो हमें जिससे सीखना है उससे सीखना क्या है, या जिससे अगर पूछना है तो उससे पूछना क्या है। जब सन 2000, 2002, 2001 में मैं जब खेती करना चालू किया, 2003 में मैं काफ़ी क्लासेस अटेंड किया, 2004 में अटेंड किया, 5 में अटेंड किया। सीखने की भूख थी। पूछता क्या था? कपास लगाना है, कितना खाद डालूं, ये मैं पूछता था। शायद मुझे ऐसा लगता है आज का किसान भी यही पूछता है। केला लगाया भैया, क्या खाद डालना है, क्या दवाई डालना है। ये 2 प्रश्न हम किसानों के मुख्य है। अगर आप केले में पूछते हो कि मुझे क्या खाद डालना है, तो उस क्या खाद डालने का रोल 8% का है। अगर इस 20 किलो में 8% की मैं बात करूं तो 8 दूनी 16, कितना आया? 1 किलो 600 ग्राम। समझ में आ रहा है? मैंने जो किसी एग्रोनॉमिस्ट को पूछा कि केले में क्या खाद डालना चाहिए मुझे, वो कितना अच्छा भी परफेक्ट लिख करके मुझे डेटा दे दे और मैं उसको अप्लीकेशन कर लूं, तो उस फल में 1 किलो 200 ग्राम का मायना है उस NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का। अगर इस केले में मुझे 20 किलो का लेना है तो मैं किस तरीके से लूं, ये अगर पूछेंगे, क्या खाद डालूं तो ये आएगा, किस तरीके से लूं, तो उसमें 70% पानी का जो मैनेजमेंट है। अभी एक छोटा उदाहरण समझना, मेरी 3 टिश्यू कल्चर लैब है, केले के पौधे बनाता हूं, पूरे भारत में सप्लाई करता हूं। एक फार्मर जिसके पास 12.5 किलो का वजन आया है, मेरा ही पौधा दिया हुआ है,
एक फार्मर जो है उनके पास 68 किलो 150 ग्राम का वजन आया है, मेरा ही पौधा दिया हुआ है। फर्क देख रहे हो, 12.5 किलो 68 किलो, एक तो है 1 पोत हो गया। 12 12 24 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60, 5 टाइम का फर्क है। इसके बीच में सारे फार्मर है पूरे भारत के जो मेरे से पौधा लेते हैं। 3 से 3.5 करोड़ पौधे हम बेचते हैं, किसानों को गाइडलाइन करते हैं। तो 12 किलो वाला फार्मर भी, 68 किलो वाला भी, इसके बीच में कई है। कोई 22 किलो लेता है, कोई 30 किलो लेता है, कोई 40 किलो लेता है, कोई 18 किलो लेता है। तो ये जो पानी प्रबंधन का हमने ध्यान दिया किसी भी फसल में, तो हम इस वजन को अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर हमारी चूक हुई पानी प्रबंधन में, तो ये जो वजन है ये घट जाएगा, बहुत घट जाएगा। अभी हम जिस मित्र के यहाँ जाकर के आए, वहाँ पानी प्रबंधन में एरर है। ड्रिप डली हुई है, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, केले का बंच निकला हुआ है, लेकिन वो सूखता हुआ दिख रहा है। मैंने कुछ टिप्स दिए उनको उस फील्ड के मुताबिक। ऐसे ही हम कोई सी भी फसल कर रहे हैं, अगर हमने वाटर मैनेजमेंट को समझ लिया तो हम फसल में उत्पादन बढ़ाने की वृद्धि पर आज की तारीख से चले जाएंगे। मैं इसमें कोई भी दुकान पर जाने की बात नहीं कर रहा हूं। समझे? तो ये वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, ये समझ में आया। पानी का योगदान है इसमें। अब ये क्या योगदान है, कैसे करना चाहिए। पानी प्रबंधन, पहला ही चैप्टर में ले रहा हूं, पानी प्रबंधन।